नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पिछले हफ्ते मैंने वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हम जो अपने इनकोटर्म्स के छूटे हुए डिलीवरी टर्म्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो इनकोटर्म्स मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट में यूज होते हैं उसके लास्ट दो इनकोटर्म्स के बारे में दो अलग अलग वीडियोस आज ही अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तो आज का पहला वीडियो है डिलीवर्ड एट प्लेस अनलोडेड। पिछले इनकोटर्म्स में हम लोगों ने देखा था डिलीवर्ड एट प्लेस, जिसमें अनलोडिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर पे आ रही थी। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जिस इनकोटर्म में, इसमें डिलीवरी की के बाद अनलोडिंग करना, जिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से एक्सपोर्टर ने माल भेजा है बायर को, उससे अनलोड कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक्सपोर्टर के ऊपर, सेलर के ऊपर आ जाएगी। आप लोगों को एक इमेज के थ्रू मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से पॉइंट ऑफ रिस्क ट्रांसफर होगा और किस तरीके से डिलीवरी का अनलोडिंग एक्सपोर्टर बियर करेगा। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि डिलीवर्ड एट प्लेस अनलोडेड में इस इमेज में आपको क्लैरिटी मिलेगी। इसमें जो पॉइंट हैं, जैसे ये अलोंग साइड सिप का पॉइंट है, सेलर का रहेगा, और ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सेलर को बियर करनी पड़ेगी अनटिल दिस पॉइंट। जो रिस्क ट्रांसफर का पॉइंट है रेड कलर में, यहाँ तक ये सेलर को ही देना पड़ेगा। तो इसमें ये चीज हो गई कि अनलोडिंग जब तक नहीं हो जाती है तब तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर के अकाउंट में रहेगी। आगे हम लोग देखते हैं कि बायर की ऑब्लिगेशंस क्या हैं, सेलर की ऑब्लिगेशंस क्या हैं, और रिस्क ट्रांसफर, मतलब कि हमें इस इन टर्म्स को जब एक्सपोर्टर यूज करता है तो एक्सपोर्टर को इंश्योरेंस भी गुड्स का कराना होता है डिलीवरी वेयर हाउस तक। जहां पर भी डिलीवरी हो रही है उस वेयर हाउस तक के इंश्योरेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक्सपोर्टर को अपने ऊपर लेनी होती है, बिकॉज अगर कुछ भी लॉसेस होते हैं, कोई डैमेज होते हैं गुड्स को, तो उस केस में एक्सपोर्टर ही रिस्पॉन्सिबल होगा, इंपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पर नहीं होती। इंपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अनलोडिंग और डिलीवरी के बाद स्टार्ट होती है। एक बार अनलोड कर गया, जिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से एक्सपोर्टर ने भेजा है, वहां से अनलोडिंग एक बार हो गई, उसके बाद इंपोर्टर की का रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट होती है कि वो अपने लोकल ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से करता है। लोकल ट्रांसपोर्टेशन का केस जो है वो नॉर्मली ब्रेक बल्क केस में आता है, जहां पर कि एक्सपोर्टर ब्रेक बल्क में यहाँ से कंसाइनमेंट भेजता है और डेस्टिनेशन पर डिलीवरी के टाइम पर डिलीवरी और अनलोडिंग अपने अकाउंट से करवाता है। तो अनलोडिंग का एक्सपेंसेस जो वेसल ऑपरेटर है वो एक्सपोर्टर को बिल करता है। हम लोग देखते हैं कि इसमें किस तरीके से हम लोग आगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिसाइड करेंगे। सबसे पहले ओवरव्यू समझने की कोशिश करते हैं कि डिलीवर्ड एट प्लेस अनलोडेड का मीनिंग क्या है। कि ये सारे ट्रांसपोर्टेशन मोड पे, इवन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट या मल्टीपल मोड्स, एयर, सी, रेल, रोड, सभी तरह के ट्रांसपोर्ट मोड्स पे यूज होता है। इस रूल के अंडर में एक्सपोर्टर इंचार्ज होता है सारे एक्सपेंसेस का अनटिल डिलीवरी एंड अनलोडिंग ऑफ एग्रीड लोकेशन। जो एग्रीड लोकेशन है बायर के साथ में, वहां तक की डिलीवरी एक्सपोर्टर को देनी होती है। इंपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल इंपोर्ट ड्यूटीज, टैक्सेस के लिए रहती है, चाहे जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो, उसमें इंपोर्टर केवल इंपोर्ट ड्यूटीज और टैक्सेस, इसके अलावा इंपोर्टर प्रोवाइड करेगा जो वहां के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन है इंपोर्टिंग कंट्री के। यहाँ पर इंपोर्टर पहले से ही स्पेसिफाई कर देता है कि अनलोडिंग का प्लेस क्या होगा एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। जब भी एग्जीक्यूशन होगा शिपमेंट का,
या शिपमेंट के एग्जीक्यूशन से भी पहले जब आप परचेज ऑर्डर या कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन होता है, तो उस समय इंपोर्टर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर देगा कि लोकेशन क्या होगी डिलीवरी की और कहाँ पर उसको अनलोडिंग या डिलीवरी चाहिए। डेजिग्नेटेड पोर्ट पे रिस्क जो है वो अनलोडिंग के बाद सिलेक्टेड लोकेशन पे एक्सपोर्टर से इंपोर्टर को ट्रांसफर हो जाएगा। अभी जो डीपीयू टर्म है, पहले इसकी जगह पर हम लोग एक डीएटी टर्म, डिलीवर्ड एट टर्मिनल इनको टर्म यूज होता था, जिसमें कि लोकेशन डिसाइडेड नहीं होती थी, वो टर्मिनल लोकेशन होती है, पोर्ट की टर्मिनल, पोर्ट टर्मिनल जिस वेसल, जब वेसल जो है बर्थ होता था जिस टर्मिनल पे, उस टर्मिनल पर डिलीवरी कर देता था एक्सपोर्टर, वहां पर अनलोडिंग करके दे देता था और बायर को उसके बाद लेके जाना होता था। लेकिन यहाँ पर ये डीपीयू टर्म थोड़ा सा ज्यादा क्लैरिटी के साथ आए हैं कि लोकेशन क्या होगी, पर्टिकुलर जिस भी लोकेशन पर उसको डिलीवरी चाहिए वो प्री डिसाइडेड होगी। इससे जो डिस्प्यूट्स हैं वो थोड़े से कम हो जाएंगे। जब तक प्रोडक्ट डिलीवर्ड नहीं हो जाता है उस लोकेशन पे और अनलोड नहीं हो जाता है, सेलर को सारे रिस्क, लॉसेस और डैमेजेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। ये ओवरव्यू है। अब यहाँ पर सेलर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है डीएपी टर्म्स से। डीएपी टर्म्स में जिस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एक्सपेंसेस एक्सपोर्टर के एंड पे आते थे, सेम यहाँ पर भी होगा। केवल डिफरेंस यहाँ ये है कि डिलीवर्ड एट प्लेस में एक्सपोर्टर डिलीवरी अरेंज करता था, बट अनलोडिंग एक्सपोर्टर को नहीं करनी होती थी, अनलोडिंग का अरेंजमेंट इंपोर्टर को ही करना होता था। यहाँ पर एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉस्ट और ऐड होती है सेलर्स के अकाउंट में, दैट इज कॉल्ड अनलोडिंग। तो उस पर्टिकुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से अनलोडिंग करने की, वहां पर लोकल लेबर अरेंज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक्सपोर्टर के ऊपर आ जाती है। इसके अलावा ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, आप लोग देख सकते हैं इस इमेज में कि लगभग वो सारे चार्जेस हैं जो चार्जेस हम लोगों ने इससे पहले भी लिए थे, जो डीएपी टर्म्स में हम लोगों ने डिस्कस किए थे। कुछ किसी में भी कोई खास डिफरेंस आया नहीं है, सारे चार्जेस वही हैं। एक ही चार्ज एडिशनल ऐड हुआ है, दैट इज अनलोडिंग एट डेस्टिनेशन डिलीवरी पॉइंट। बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है डीपीयू टर्म्स में। केवल उसको इंपोर्ट की जो कस्टम ड्यूटीज या वैट, लोकल गवर्नमेंट के द्वारा टैक्सेस वैट जो भी देना है वो पे करेगा। जो डिलीवर्ड लोकेशन है, उस लोकेशन से अगर उसका वेयरहाउस कहीं डिस्टेंस पे है, तो वहां पर वापस से ले जाने की जिम्मेदारी भी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर के एंड पे आती है। हालांकि उस डिलीवर्ड लोकेशन पर अनलोडिंग तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे पहले हमने बोला, वो सेलर बियर करता है। रिस्क ट्रांसफर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जब तक डिलीवरी और अनलोडिंग एक डिजिग्नेटेड प्लेस में कंप्लीट नहीं होती, तब तक कोई भी रिस्क बायर को नहीं है, एक्सपोर्टर को है। बायर केवल इंपोर्ट प्रोसीजर्स के लिए और उस पर्टिकुलर डिजिग्नेटेड हार्बर पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो डॉक्यूमेंटेशन लोकल गवर्नमेंट को देना है, वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की होती है। उसके अलावा और बाकी सारी एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय एक्सपोर्टर ओनली, वो एक्सपोर्टर को या सेलर को ही बियर करने होते हैं। और यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि बायर का एक जो अनलोडिंग वाला पार्ट था, वो पार्ट भी एक्सपोर्टर के एंड पे या सेलर के एंड पे शिफ्ट हो गया। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि इसमें क्या क्या एडवांटेजेस बायर को हैं। तो बायर को सबसे बड़ा सब्सटेंशियल एडवांटेज यही होता है कि जो डीपीयू शिपिंग टर्म्स हैं, इसमें उसको कुछ भी अपनी तरफ से रिस्क नहीं है। कोई अलग से मैन पावर नहीं चाहिए ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करने के लिए या फिर डिलीवरी के लिए या फिर लेबर के लिए लोकल लेबर सर्च नहीं करनी है। रिस्क, जो डैमेजेस का रिस्क है, वो रिस्क भी रिड्यूस होकर के अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाता है, बिकॉज उसने अपना एक डिजिग्नेटेड पॉइंट अगर दे दिया है, तो उस पॉइंट तक डिलीवरी करने तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर के एंड पे होती है। तो बायर का रिस्क जो है वो मिटिगेट होकर के अबाउट टू जीरो हो जाता है। इसमें जो एक्सपोर्टर्स होते हैं, इंपोर्टर्स होते हैं या परचेजर्स होते हैं, उनका
कैश फ्लो पे कंट्रोल काफी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो अपनी रिक्वायरमेंट एक्सपोर्टर को बताते रहेंगे और उनको डिलीवरी ऑन टाइम रिसीव होती रहेगी। डीपीयू टर्म्स में अप्रोक्सीमेटली डीएपी टर्म्स जैसे ही कुछ लॉसेस भी हैं बायर को, कि इसमें एक्सपोर्टर अगर डिले करता है तो बायर का कोई कंट्रोल नहीं है। शिपिंग एक्सपोर्टर अपनी फैसिलिटीज है या अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ही करेगा, उसके ऑर्डर्स किस तरीके से कंप्लीट हो रहे हैं। तो इस सिचुएशन में बायर के पास में कंट्रोलिंग नहीं है। इसके अलावा बायर की इन्वेंट्री कई बार इंक्रीज भी हो सकती है अगर सेलर ने ज्यादा जल्दी जल्दी सप्लाई कर दिए, जो इसलिए बायर ये काम कर सकता है कि वो सप्लाई की जो डेट्स हैं वो ऑलरेडी पहले से ही फिक्स कर दे कि इस पर्टिकुलर रेंज में ही हमें डिलीवरी चाहिए, उससे पहले या उसके बाद नहीं चाहिए। अगर उसकी इन्वेंट्री इंक्रीज हो जाती है तो इससे उस एक्सपोर्टर जो बायर है उस बायर की जो स्टोरेज कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है बायर एंड पे, उसका कंट्रोल नहीं होता है कंसाइनमेंट पे। उसके रिस्क जीरो हो गए बट उसका कंट्रोल भी जीरो हो गया। तो इस तरीके के इनको टर्म्स कब यूज होते हैं नॉर्मली, जब बायर को थोड़ा सा एडवांटेज लेना होता है कि चलो ठीक है, हमको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, कोई रिस्क इन्वॉल्व है मेरा नहीं होगा। और एक्सपोर्टर जो है इस कंडीशन में है कि वो ज्यादा ब्रिलियंट तरीके से बहुत ही कम कॉस्टिंग में इफेक्टिव तरीके से डिलीवरी दे रहा है। तो इस तरीके से ये दोनों ही पार्टीज के लिए विन विन सिचुएशन होती है, कि जिसका कंट्रोलिंग अच्छी है वो उस कंसाइनमेंट को बहुत बेहतर तरीके से ऑन टाइम डिलीवरी दे पाएगा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही है इस डीपीयू टर्म्स में। इसमें कोई भी अगर इंक्वायरी है, कोई क्वेश्चंस हैं आप लोगों के पास में, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि रिप्लाई करके उनको सॉल्व कर। धन्यवाद।